हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इंजीनियरिंग फिजिक्स की सेकेंड यूनिट। जो सेकेंड यूनिट हमारे पास में है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये जो आपके पास में क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट है, इसका जो सिलेबस हमारे पास में आता है वो सिलेबस मीन कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं वो ये सभी आपके पास में स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास में वेव फंक्शन क्या होता है। वेव फंक्शन के बेस पर हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशंस को डिफाइन और डिराइव करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास में वन डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल होती है, लेकिन टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दो तरह की इक्वेशन बनेगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट हम लोग टॉपिक करते हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स एंड 3D बॉक्स। ये कंप्लीट हमारे पास में सिलेबस है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो टॉपिक वो है वेव फंक्शन। एग्जैक्टली हमारे पास में वेव फंक्शन क्या चीज है, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी एक वेव या किसी भी पार्टिकल के मोशन को आप लोग y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते थे या a cos ओमेगा टी। ये दो इक्वेशंस आप काम में लेते थे। अगर फेज डिफरेंस यहां पर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो फेज डिफरेंस फाई को भी इसमें ऐड कर दिया जाता था कुछ इस तरीके से। लेकिन ये सिर्फ हमारे पास में ऐसे पार्टिकल्स जो कि हमारे पास में कुछ मास रखते हो, कुछ बड़े साइज के हो, उनको लेते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ऐसे छोटे पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन जैसे दूसरे पार्टिकल्स। तो यहां पर हम लोग उनकी स्टडी करने के लिए जो फंक्शन काम में लेते हैं, जो वेव फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है हमारे पास में ये, जो कि डिफाइन करता है या उसके बारे में किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के काम में आता है, जो डिस्क्राइब करता है कि उसका मोशन कैसा है या फिर वो किसी एक जगह पर कितना प्रेजेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज जिस रूम में मैं यहां पर हूं, यहां पर अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए जो हमारे पास में काम में आएगा दैट इज वेव फंक्शन। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन साई से। दिस इज, ये जो सिंबल है हमारे पास में इसको साई फंक्शन बोलते हैं। दिस, तो इसके थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी चीज को करने के लिए हमें वेव फंक्शन की कुछ पोस्टुलेट या क्वांटम मैकेनिक्स की पोस्टुलेट्स को पढ़ना पड़ेगा। ये पोस्टुलेट्स हमारे पास होती है सबसे पहली वेव फंक्शन इटसेल्फ, कि वेव फंक्शन क्या चीज है, जिसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको मैं यहां पर लिख रहा हूं साई एक्स वाई जेड टी। ये मेरे पास में थ्री डायमेंशनल एक मैंने फंक्शन लिया है एक्स वाई जेड, और टाइम के साथ में ये वेरिएबल है, इस तरह से दिखा है। आप चाहे तो इसको वेव फंक्शन साई एक्स टी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास में वन डायमेंशनल हो जाएगा, टाइम वेरिंग। ओके, यानी इस तरह से और इस तरह से आप कैसे भी इसको दिखा सकते हैं। मच बेटर, क्योंकि हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री भी पढ़ चुके हैं, इसे साई एक्स वाई जेड आप लोग शो कर सकते हैं इजीली, या इस चीज को समझ भी सकते हैं। तो ये है हमारे पास में पहली पोस्टुलेट जो बताती है कि कोई भी एक वेव फंक्शन जो कि साई एक्स वाई जेड कॉमा टी है, ये हमारे पास में एक फिजिकल सिस्टम को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। सेकेंड पोस्टुलेट इज कि इंटेंसिटी ऑफ वेव मोशन, जो भी पार्टिकल है, जो भी वेव मोशन हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर फंक्शन आपके पास में ये है तो इस फंक्शन का एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। इंटेंसिटी इज, मैं यहां लिख देता हूं कि I इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। हम लोगों ने वेव मोशन के टाइम पर भी पढ़ा था। द सेम थिंग यहां पर मैं यूज करूंगा कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अगर ये हमारे पास में वेव फंक्शन है तो इसका मॉड्यूलस विल बी द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करने पर हमारे पास में आ जाएगी इसकी इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है साई एक्स वाई जेड टी, उसका मॉड्यूलस और उस पूरे का स्क्वायर, तो वी कैन से होल स्क्वायर ऑफ साई एक्स वाई जेड टी। तो ये हमारे पास में हो जाएगी इसकी इंटेंसिटी किसी भी एक वेव फंक्शन की। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में इसकी पोस्टुलेट आती है कि अगर कोई वेव फंक्शन हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जिसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो साई स्टार या साई बार आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसका कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कॉन्जुगेट होगा। तो कॉन्जुगेट आप लोग जानते हैं कि उसका हिंदी में हम लोग बोलते थे इसको पूरक। तो अगर ऐसा है तो हम लोग साई एक्स वाई जेड कुछ इस तरह से अगर लिखना चाहे इसी फंक्शन को, ये जो मैंने यहां पर दिखाया था साई एक्स वाई जेड कॉमा टी, अगर कॉन्जुगेट है तो दोनों का प्रोडक्ट विल बी द एम्पलीट्यूड, राइट। इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। तो यही चीज मैं यहां पर शो करूंगा कि साई एक्स वाई जेड कॉमा टी, जो मैंने अभी 1D में लिखा था, यहां आप अगर देखें तो ये थ्री डायमेंशनली लिखा हुआ दिख रहा है। तो साई स्टार इंटू साई, ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास में इसकी तीन पोस्टुलेट्स हो गई है। तो इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट इसकी पोस्टुलेट जो कि इसी के बेस पर तैयार होगी, जिसको हम लोग जानते हैं कि अगर ये हमारे पास में रियल नंबर है, इफ साई एक्स इज रियल नंबर, तो कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ
ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और इसी से हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, ये जो फंक्शन आपने काम में लिया है साई एक्स वाई जेड कॉमा टी, उसका होल स्क्वायर, इसको अगर आप चलिए डिफरेंशिएट कर दें तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसी भी छोटे से इंटरवल, किसी भी छोटी सी जगह पर पार्टिकल के मिलने की। एक छोटे से इंटरवल के अंदर अगर मैं चाहूं कि पूरे वॉल्यूम के अंदर हो, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग अगर इसको डिफरेंशिएशन dx ले रहे हैं तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लेंगे dx dy dz, इन तीनों का एक साथ डिफरेंशिएशन, जो कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस टाइप से, ओवर अ वॉल्यूम दैट इज साई एक्स वाई जेड कॉमा टी होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो ये हमारे पास में कंप्लीटली आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन स्मॉलर वॉल्यूम। तो अब हम लोग जैसे कि यहां पर साई एक्स वाई जेड कॉमा टी को हम लोगों ने लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ दिस, तो इसको भी हम लोग लिख कर रख लेते हैं। तो ये जो आप लोगों ने पढ़ा ये हमारे पास में एक छोटे से इंटरवल में, लेकिन अगर आपको कंप्लीट किसी भी वॉल्यूम के अंदर पता करने तो आप इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे और वो लिमिट हमारे पास में हो जाएगी कुछ इस तरह से। अगर इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम लोग उसकी लिमिट लगाना चाहते हैं तो ये, अदरवाइज आप इन्फिनिटी की जगह पर कोई दूसरी यूनिट भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट मींस कि आप लिमिट लगा सकते हैं, जैसे किसी पॉइंट ए से लेकर बी तक, किसी पॉइंट 1 से लेकर 3 तक या 4 तक, एज यू विश। तो यहां पर मैंने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक शो की है। तो ये हमारे पास में टोटल प्रोबेबिलिटी है किसी एक जगह पर पार्टिकल के मिलने की, जो कि हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज से। तो यहां पर अब हम लोग करेंगे कि अगर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 0, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा साई एक्स वाई जेड कॉमा टी डी वी इक्वल टू 0, वर्ड्स में अगर पढ़ा जाए तो बोला जाएगा कि पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, इट मीन कि पार्टिकल वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। यही चीज लिखी जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट। और इसी के उल्टा अगर यही प्रोबेबिलिटी, यही मिलने की संभावना अगर 1 हो जाए, 1 मतलब कि 100%, तो पार्टिकल विल एग्जिस्ट इन गिवन इंटरवल। जो भी आपको डिस्टेंस दी है, कोई भी आपको वॉल्यूम दी है, उस वॉल्यूम में पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमम, जिसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी विल से कि यहां पर पार्टिकल हमारे पास में प्रेजेंट होगा उस स्पेस में, उस वॉल्यूम के अंदर। तो ये जो हमारे पास में 2 लाइंस बनी है प्रोबेबिलिटी की, तो इन्हीं को हम लोग एक स्पेसिफिक पोस्टुलेट बना देते हैं। इसी के बेस पर हमारे पास में पोस्टुलेट तैयार हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जिसके अकॉर्डिंग किसी गिवन वॉल्यूम के अंदर, किसी गिवन स्पेस के अंदर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो दिस विल नोन एज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जिसको हम लोग बोलेंगे पार्टिकल एग्जिस्ट इन दैट स्पेस, दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इसी के अपोजिट जो हम लोगों ने यहां पर लिखा था कि प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 0, तो इसी के अपोजिट अगर किसी जगह पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 0 हो जाती है तो उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल कंडीशन या ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, जो कि हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस वन यही यहां पर लिखी हुई है। सो अगेन ये हमारे पास में हो गई सभी प्रॉपर्टीज, या फिर हम लोग बोलेंगे वेव फंक्शन की सारी पोस्टुलेट्स। तो इन सबको आपको नोट करना होता है एग्जामिनेशन में। इस पर 100% एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द ऑल पोस्टुलेट्स ऑफ वेव फंक्शन, या फिर स्पेसिफिकली ये दोनों कंडीशन पूछी जाती है कि इन दोनों को यहां पर नोट किया जाए। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास में वो एक इक्वेशन है जिसके थ्रू हम लोग किसी पार्टिकल के किसी एक गिवन एरिया में मिलने की, यानी वो पार्टिकल वहां पर प्रेजेंट है भी या नहीं, एग्जैक्टली हम लोग बता सकते हैं उसके बारे में। यही हमारे पास में श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर क्लासिकल सिस्टम को देखा जाए, जैसे मैंने यहां पर लिखा क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पार्टिकल के बारे में जानना चाहते हैं कि कोई पार्टिकल किसी एक जगह पर कितना मोमेंटम रखता है और उसकी पोजीशन क्या है, जो कि आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मोमेंटम पता करना चाहते हैं तो उसी वक्त उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और अगर पोजीशन पता कर सकते हो तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। हम दोनों चीजें एक साथ पता नहीं कर सकते। तो इन सच केस हमारे पास में क्लासिकल मैकेनिक जो है वहां पर फेल हो जाती है, हम लोग नहीं पता कर सकते। इसीलिए हाइजेनबर्ग ने अपनी थ्योरी में इस चीज को एक्सप्लेन किया था। तो यहां पर हमारे पास में उसी चीज को ओवरकम करने के लिए, उस चीज को सही करने के लिए हमारे पास में ये इक्वेशन दी गई, श्रोडिंगर इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसकी मोशन की स्टेट को एक्सप्लेन करती है कि क्या स्टेट रहेगी उसकी, और वो है हमारे पास में वेव फंक्शन के थ्रू। अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास में बेसिकली 2 टाइप की होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट एंड श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट। एक इक्वेशन हमारे पास में जो भी आएगी उसके अंदर हमारे पास में टाइम से रिलेटेड टर्म्स आएंगी, मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट चेंज होती जाएगी।
ऐसी दूसरी इक्वेशन हम लोग जो यूज करेंगे वो हमारे पास में टाइम से इंडिपेंडेंट रहेगी, उसमें कोई टाइम से रिलेटेड टर्म नहीं नजर आएगी। ये भी अगर दोनों इक्वेशंस को देखा जाए तो ये भी फर्दर दो पार्ट्स पे डिवाइड की जाती है। एक है हमारे पास है वन डायमेंशनल, अनदर इज 3D, थ्री डायमेंशनल। सेम टाइम इंडिपेंडेंट के साथ में कि एक होगी हमारे पास 1D और दूसरी है हमारे पास में 3D, मतलब कि वन डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। एक होगी हमारे पास में x की टर्म में और एक होगी XYZ की टर्म्स में। और साथ में हम लोग यहां पर अगर पहले वाले की बात करें तो इसमें XYZ, T आ जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग XYZ, T को नहीं लेंगे क्योंकि ये टाइम इंडिपेंडेंट है। बाकी हम लोग इसके बारे में इन दोनों इक्वेशंस को डिराइव करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो बुक के अंदर। तो आज के लिए इतना ही।